Hello students, this is the third part of the chapter number 12 History India after Independence and our today's topic is first topic is SAARC. SAARC का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1985 में किया गया था ताकि अलग अलग जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, इनके बीच में कॉपरेशन बना रहे, शांति बनी रहे, मतलब सहयोग बना रहे, शांति बनी रहे। लेटर अफगानिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान को भी इस सार्क का मेंबर बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्टूडेंट्स काठमांडू नेपाल में है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स एम मतलब इसके उद्देश्य क्या था, इसको क्यों बनाया गया था। टू प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, ताकि आर्थिक और सामाजिक प्रोग्रेस बढ़ावा प्रोग्रेस हो सके, प्रमोशन हो सके किस किस चीज़ों का, कि हर देश जो है वो इकोनॉमिक तौर पे, सामाजिक तौर पे प्रोग्रेस कर सके, ऊंचा उठ सके, कल्चरल डेवलपमेंट हो सके। और साथ ही साथ जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके आपस में फ्रेंडशिप, दोस्ती बनी रहे और एक दूसरे से कॉपरेशन बना रहे। जब भी जो भी कंट्रीज़ इसमें जुड़ी हुई हैं जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इनमें फ्रेंडशिप बनी रहे, कॉपरेशन बना रहे, इसीलिए सार्क का फाउंडेशन या इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान। ये भी हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में कि लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंडिया का और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस कैसे हुआ था और पाकिस्तान कैसे इंडिया से ही क्रिएट किया गया है और एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। Even though both countries share the close cultural and historical link, the relationship between the two countries has not always been harmonious. ये दोनों देश जो हैं काफ़ी लंबे समय से, ऐतिहासिक काल से हम देख सकते हैं कि उन आपस में कल्चर और रिलेशंस शेयर करते हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं बहुत ही अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये जो मेजर कारण था इस फ्रिक्शन का, मतलब इस दूरी का, वो रहा है कश्मीर। यही एक वजह रही है जिसकी वजह से दोनों देशों में हमेशा संबंध खराब रहे। सिंस देयर इंडिपेंडेंस द टू कंट्रीज हैव फॉट वॉर विद ईच अदर, मतलब जब से इंडिपेंडेंस हुआ तब उसके बाद भी दोनों देशों के बीच में वॉर्स होते रहे हैं, except for the Indo-Pakistan War of 1971 which resulted in the formation of बांग्लादेश। और एक वॉर आपका 1971 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसका रिजल्ट क्या निकल कर आया था कि बांग्लादेश अलग एक देश का फॉर्मेशन हुआ था। पहले इसको अलियर पाकिस्तान माना जाता था। और जितने भी वॉर्स हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, मतलब इस वॉर को छोड़ के बाकी जो भी वॉर हुए हैं इंडिया में वो हमेशा कश्मीर के इशू पर ही हुए हैं। पाकिस्तान के साथ जो भी वॉर्स हुए वो इसी इशू पर हुए हैं। बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन सुधर जाएं, जैसे कि ट्रेन बस सर्विस स्टार्ट की गई है जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में अच्छे कांटेक्ट बना के रख सकें। हमारा दूसरा नेबरिंग कंट्री जो पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। इंडिपेंडेंस के टाइम पे बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का पार्ट था और उसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता था। द बांग्लादेशीज अंडर द शेख मुजिबुर रहमान फॉट टू हैव अ कंट्री ऑफ देयर ओन। तो बांग्लादेश में रहने वाले जो बांग्लादेशी थे वो अपने लिए लड़ रहे थे कि उनको भी एक सेपरेट कंट्री चाहिए और उनको सपोर्ट मिला इंडिया से। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिया ने बांग्लादेश को बहुत सारी फाइनेंशियल, आर्थिक मदद भी की और स्पेशली उस टाइम पे जब बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटी, एक तरीके से प्राकृतिक आपदा आ गई थी। However, some differences exist between the two nations such as illegal immigration of people. लेकिन इन दोनों देशों के बीच में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, तब भी कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों नेशंस के बीच में, जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन। स्टूडेंट इमिग्रेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू लिव परमानेंटली इन अ कंट्री डेट इज़ नॉट योर ओन। मतलब आप किसी ऐसे देश में जाके रहने लगें, परमानेंट रहने लगे जो आपकी अपनी कंट्री नहीं है। तो दोनों देश के बीच में इलीगल, मतलब कानूनी अपराध जिसे हम कहते हैं, इलीगल तौर पे लोगों का आना जाना बना रहता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड शेयरिंग द वाटर रिसोर्सेज। तो ये एक दो इश्यूज हैं जिसके बीच में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कभी कभी इशू हो जाता है। स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है चाइना। अगर एशियन टाइम से हम देखें, पुराने काल में भी जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा इंडिया और चाइना का जो
कल्चर और जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो बहुत ही पुराना रहा है। और इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत ही डिप्लोमेटिक रिलेशन, मतलब एक तरीके से मतलब अपना डिप्लोमेटिक मतलब बहुत ही दिमाग लगाकर जैसे हम जब काम करते हैं उसे हम डिप्लोमेटिक कहते हैं। तो इस तरह के संबंध रहे हैं। 1954 a Sino-Indian agreement was signed between the Jawaharlal Nehru and Joseph Enlai, the Chinese Prime Minister, which was based on पंचशील प्रिंसिपल। 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील प्रिंसिपल का समझौता हुआ, साइनिंग हुई। 1959 में चाइना ने एक रोड बनाई। कहाँ बनाई रोड? थ्रू द अक्साई चिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख की एक डिस्ट्रिक्ट थी अक्साई चिन, वहाँ पे रोड बनाई। और इस बात से मना कर दिया कि जो मैकमोहन लाइन है, जो कि बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, तो उसको रिकॉग्नाइज करने से, उसको मानने से मना कर दिया। सेम उसी साल दलाई लामा, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, एक स्पिरिचुअल लीडर हैं तिब्बतन लोगों के, मतलब तिब्बत के रहने वाले जो लोग हैं उनको तिब्बतन कहते हैं, और दलाई लामा एक गुरु जैसे कहते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला बनाई। उन्होंने ऐसा सोचा कि वहाँ पे वो एक सेंचुरी बनाएंगे। सेंचुरी का मतलब होता है जहाँ पे हम जानवरों को जैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो सेंचुरी बनाएंगे अपने धर्मशाला में। चाइना ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया जो है वो इम्पीरियलिज्म और एक्सपेंशनिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तिब्बत में इंडिया एक्सपैंड कर रहा है, चीज़ों को बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ इम्पीरियलिज्म भी इंडिया कर रहा है। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट, जब कोई एक पावरफुल कंट्री कम पावरफुल कंट्री के ऊपर रूल करने लगती है तो उसे हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं। तो ये दो इल्ज़ाम चाइना ने इंडिया के ऊपर लगाए। 1962 में क्या हुआ? साइनो इंडियन वॉर, इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, और फाइनली एंड हुआ युद्ध इन अ सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है जब हम टेम्परेरी किसी काम को बंद कर देते हैं। दोनों देशों के बीच में रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए। चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा भी, काफ़ी सपोर्ट किया। जब इंडो पाक वॉर हो रहे थे, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होते थे, तो चाइना जो था वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। 1980 तक आते आते 1980 तक आते आते दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन थोड़े बहुत इम्प्रूव हुए। दे हैव अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट थ्रू द टॉक्स। तो जो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट, जो बहस होती थी बॉर्डर को लेकर, तो उस इशू को इन्होंने आपस में समझौता करके, बात करके, टॉक करके ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट श्रीलंका। ये हमारी एक आइलैंड नेबरिंग कंट्री है। इंडिया और श्रीलंका के भी रिलेशंस काफ़ी पुराने रहे हैं। पुराने समय में, एंशियंट टाइम से दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन रहे हैं। Post independence, the tension between the Sinhalese and Tamil citizens of Sri Lanka have accused tension between the two nations. तो श्रीलंका में दो तरीके के ग्रुप्स थे स्टूडेंट। एक सिन्हल ग्रुप था, दूसरा तमिलियन ग्रुप था। सिन्हल लैंग्वेज बोलने वालों को सिन्हलीज बोला जाता था, और तमिल भाषा का यूज़ करने वाले को तमिलियंस बोला जाता था। तो श्रीलंका में कुछ इस तरह का एक टाइम आया जब श्रीलंका में सिर्फ सिन्हल को प्रायोरिटी दी जा रही थी, इसी भाषा को अहमियत दी जा रही थी, और तमिल भाषा में बात करने वाले लोगों को कोई भी अहमियत नहीं दी जा रही थी, कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल रही थी। इस वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध खराब हो गए, क्योंकि श्रीलंका में जो तमिलियंस रहते थे, जो कि इंडिया से आए हुए थे, तो इस तरीके से इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी टेंशन स्टार्ट हुई। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम वॉज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऑफ तमिल पीपल इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में रहने वाले तमिल पीपल्स ने ये जो ग्रुप है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये मूवमेंट भी चलाया था, ताकि मतलब तमिल भाषा को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, उसको भी बढ़ावा दिया जाए। इट वॉन्टेड टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट स्टेट विद इन द श्रीलंका फॉर द तमिल पॉपुलेशन। तो ये जो आपका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम मूवमेंट था, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था, इनकी डिमांड ये थी कि श्रीलंका में तमिल पॉपुलेशन, तमिल भाषा में यूज़ करने वाले लोगों के लिए एक अलग से राज्य बनाया जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। जिसकी वजह से क्या हुआ, श्रीलंका वॉर्स हुए, जो कि आपके कंटिन्यूड रहे फ्रॉम 1983, मतलब 1983 से स्टार्ट हुए और 2009 तक चलते रहे। लास्ट में फिर क्या हुआ कि आपका जो ग्रुप था वो हार गया श्रीलंका की मिलिट्री से। फिर काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन हुए, समझौते हुए। इंडिया और श्रीलंका एक एग्रीमेंट करते हैं 1987 में। द पीस अकॉर्ड असाइन अ सर्टेन डिग्री ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी इन द तमिल एरिया,
और इस साइनिंग से ये हुआ कि जो तमिल एरिया है, जहाँ जहाँ पे तमिल भाषा का यूज़ करने वाले लोग रहते हैं, उनको रीजनल ऑटोनॉमी दी गई। मतलब जिस रीजन में वो रहते हैं वहाँ पे उनको ऑटोनॉमी देना, मतलब फ्रीडम देना। तो जिस रीजन में वो रह रहे हैं उनको फ्रीडम दी गई। एंड ले डाउन देयर आर्म्स एंड कॉल फॉर द तमिल मिलिट्री ग्रुप टू ले डाउन देयर आर्म। तो इस समझौते से ये हुआ कि उनसे ये कहा गया कि तमिल जो ग्रुप हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो अपने हथियार डाल दें और ये समझौता कर लें। India sent a Indian peacekeeping force to Sri Lanka to resolve the ethnic conflict. इंडिया ने भी भारत से अपना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स एक ग्रुप भेजा श्रीलंका में, ताकि ये जो लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट एथनिक, मतलब जो देश के अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस थे श्रीलंका में तमिल और सिन्हल्स के बीच में, तो इस लड़ाई को सुलझाया जा सके। विच वॉज विड्रॉन इन 1919, और उसके बाद उसको भी विड्रॉ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया 1990 में। हमारी नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है नेपाल। 1950 में न्यू दिल्ली काठमांडू इनिशिएटेड देयर इंटरविन रिलेशनशिप विद द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। नेपाल काठमांडू और न्यू दिल्ली के बीच में जो रिलेशंस थे वो एक ट्रीटी के द्वारा, समझौते के द्वारा स्टार्ट हुए। 1950 ट्रीटी स्टेटेड। अब ये ट्रीटी जो थी 1970 की, ट्रीटी का मतलब स्टूडेंट आप समझ लीजिए कोई एक पेपर, फॉर्मल पेपर जहाँ पे दोनों कंट्री साइन कर रही हैं, कोई समझौता कर रही हैं, उसे हम ट्रीटी कहते हैं। Stated that neither government shall tolerate any threat to the security of other by the foreign aggressor, and obligated both sides to inform each other of any serious friction or misunderstanding with any neighboring state likely to cause any breach in the friendly relations subsisting between the two government। तो 1950 में काठमांडू और न्यू दिल्ली की जो इंडिया और नेपाल जो दोनों कंट्रीज़ हैं, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की और इसमें इन्होंने समझौता किया कि कोई भी गवर्नमेंट जो है एक दूसरे को, दोनों देशों की गवर्नमेंट एक दूसरे को खतरा नहीं पहुंचाएंगी और किसी भी तरीके से दूसरे देश को थ्रेट, मतलब डराएंगी नहीं, किसी दूसरी फॉरेन कंट्रीज से मदद लेकर। साथ ही साथ किसी भी तरीके की कोई एक दूसरे को इन्फॉर्म करती रहेंगी अगर किसी भी तरीके का कोई कोई फ्रिक्शन है, कोई अगर मनमुटाव है या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करेंगी। और साथ ही साथ फ्रेंडली रिलेशंस आपस में बनाए रखेंगी। It also gave the Indian and the Nepali citizens the right to get involved in work and business related activity in each other country। इससे ये हुआ स्टूडेंट्स की इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिक, और नेपाली सिटीजन्स जो नेपाली नागरिक हैं, उनको एक मौका मिला, राइट मिला कि वो वर्क कर सकते हैं एक दूसरे के देशों के साथ। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस जो थे स्टूडेंट्स, एक टाइम पर आके काफ़ी ब्लॉक्ड हो गए थे, मतलब रुक से गए थे। वो तब हुए थे जब इंडिया ने 13 महीने की 13 मंथ की लॉन्ग इकोनॉमिक ब्लॉकेड, मतलब एक ब्लॉक लगा दिया था। ब्लॉकेड मतलब रोक लगा दी थी नेपाल के ऊपर। इकोनॉमिक ब्लॉकेड का मतलब हुआ कि आर्थिक तौर पे उन्होंने एक ब्लॉकेड लगाया था, एक रोक लगाई थी। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने नेपाल में 1914 को वो गए, सॉरी 2014 को वो गए और ये इनकी पहली विजिट थी। इट वॉज अ फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन नियरली 17 ईयर्स। मतलब जो 1989 में हुआ कि इंडिया ने एक तरीके से नेपाल के ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया, रुकावट लगा दी कुछ चीज़ों को लेके, व्यापार को लेके या कुछ चीज़ों को लेकर। फिर उसके बाद 17 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए 2014 में, और ये पहली बार ऐसी विजिट थी एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि 17 साल 17 ईयर्स का टाइम बीत चुका था। नेपाल में अर्थक्वेक 2015 में आया और इंडियन गवर्नमेंट saw the Indian government and many social work agencies and common people involved in providing the relief। और जब ये अर्थक्वेक, ये जो भूकंप नेपाल में आया, तो इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार, और साथ ही साथ बहुत सारी सोशल वर्क करने वाली एजेंसी और आम नागरिक इस नेपाल की उन्होंने मदद करी और नेपाल को आराम दिलवाया, रिलीफ कैंपेनिंग लगवाई। साथ ही साथ जो विक्टिम्स थे, जो वहाँ फंसे हुए लोग थे, उनको रेस्क्यू करके बचाकर बाहर निकाला। That's for today, students, and thank you।